हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? Good afternoon, Yes, sir. sir. Yes, we can hear you. Okay. Okay. So, thank you everyone. Thank you, ma'am. And first of all, I would like to thank the organizer for organizing this particular webinar. First of all, I would like to thank the Vice Chancellor, the Chancellor, and the Principal, ma'am, and for providing me this opportunity. ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ बातें, अहम बातें शेयर कर सकूं. So before going further, I will like to share my presentation with you. I hope the presentation is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So this I have been given time for talking on this particular topic: evaluation and assessment strategies during and after pandemic. So मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक की टीचिंग लर्निंग का क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड आफ्टरवर्ड्स, व्हाट इज द फ्यूचर. और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए मैं डिफरेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा. आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था या जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, वी आर इन दी स्टेट ऑफ टू मच ऑफ शॉक. बहुत बड़े शॉक में हम लोग थे, क्योंकि इस तरह की कंडीशन हम लोग पहले कभी देखे नहीं थे. ना कि हम लोग इस जनरेशन के लोग या जो अभी बच्चे हैं, बट हमारे जो 70s 80s में भी हैं, उन्होंने भी इस तरह की कंडीशन नहीं देखा था. लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हमने इसमें नेगेटिव तो बहुत देखा, लेकिन ये कोटेशन आप अगर पढ़े हैं, इसमें लिखा हुआ है गिवन बाय गिफर्ड थॉमस, we don't grow when things are easy and we are in comfortable state, we grow when we face challenges. तो हम लोग जब आराम की सिचुएशन में रहते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ अपने आप में ग्रोथ नहीं लेके आ रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया, जब ये कोरोना वायरस आया, उस समय हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इसको सरपास किया जाए. और इस तरह से हम लोगों ने आज की डेट में हम लोग काफी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, वेयर वी आर एबल टू टॉक अबाउट व्हाट इज द टीचिंग लर्निंग पॉसिबिलिटीज ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक और आफ्टरवर्ड्स. और उसी तरह से इवैल्यूएशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये अभी हम लोग सुनिश्चित करने में कुछ हद तक बात करने के लिए हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं. सो यू कैन सी दैट जो भी ये कोविड का सिचुएशन आया, ये हर एक सेक्टर में, एजुकेशन का सेक्टर हो, इकोनॉमी का सेक्टर हो, या आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, सारे सेक्टर में इसने प्रभाव छोड़ा. और अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आज जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट पे, उस पे तो इसके बहुत सारे इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. तो जस्ट इमेजिन, जिस समय ये लॉकडाउन आया, जिस समय ये वायरस का खतरा आया, आई थिंक इन दी we are able to, it was there in the month of November December in 2019. लेकिन हमारे इंडिया में जब अराउंड फरवरी या इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च, जब इसके बारे में हम लोगों को एक्चुअली इस खतरे को महसूस आम लोग जब करने लगे, उस समय ये कंडीशन सबसे पहले ये आया कि हम लोग ये सोचने लगे कि अरे ये जो बच्चे, जो कि खास करके जो हम लोग जिस एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कि ये बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे, या ये फाइनल ईयर के एग्जाम्स कैसे होंगे, या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स कैसे होंगे, पीजी के एग्जाम्स कैसे होगा. और उस समय हम लोग इस तरह के सिचुएशन में सोच नहीं पा रहे थे कि बच्चे जो फाइनल ईयर के में हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स 10 क्लास में है, 12 क्लास में, वो किस तरह से इस स्टेज को पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर पेंडिंग थे, स्टेट बोर्ड वाले भी, और यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या एग्जाम्स बाकी था. तो उस समय हम लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि हम लोगों को करना क्या है. तो उसके बाद से हम लोगों ने देखा, यूजीसी का समय समय पे बहुत सारे गाइडलाइंस आते रहे, उसी तरह से सीबीएसई के द्वारा भी एग्जाम्स के बारे में बहुत सारा गाइडलाइंस आते रहा, और उससे हम लोग धीरे धीरे लर्न करते हुए हम लोगों ने एग्जाम्स को कंडक्ट कराया. और
धीरे धीरे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग सोचे, और ये पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं हमें ये रास्ता दिखाता है कि आगे का एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन किस तरह से होगा। तो इसी पे आगे बात करते हुए वी कैन सी दैट कि ये जो एग्जाम्स कराए गए हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मोड में पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, हम लोग ने फॉर्मल सेटअप में एग्जामिनेशन देखा है जहाँ बच्चे को एक सेंटर दिया जाता है, वहाँ एग्जाम के लिए बैठते हैं और वहाँ पे हम लोग ये महसूस करते हैं कि एग्जाम फेयर ढंग से हो रहा है या उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सेंसिटिव बनी हुई है। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात करने लगे या ब्लेंडेड मोड में एग्जामिनेशन का बात करने लगे, तो वहाँ पे कुछ शंकाएं थी, कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ रहे थे जिससे कि हमें लग रहा था कि इसको हम लोग क्या सक्सेसफुली कर पाएंगे या इसमें लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये देखिए, एक फाइंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी के द्वारा किया गया था, और वहाँ 68% बच्चों ने एडमिट किया कि रिमोटली कंट्रोल एग्जाम, जिसमें कि ऑनलाइन मोड हो या जिसमें कि जो बच्चे एक सेंटर में नहीं रह के अपने अपने जगह पे जा बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 68% बच्चों ने ये एडमिट किया कि दे हैव गॉन फॉर अनफेयर मीन्स, चीटिंग या अनफेयर मीन्स के उन्होंने यूज किया। तो कहीं ना कहीं यही ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमको ये जो एग्जाम्स कराना है उसमें क्या हम उस तरह की ट्रांसपेरेंसी या इंटीग्रिटी, ये सारे चीज को हम रख पाएंगे कि नहीं। अगेन व्हेन CBSE or UGC came up with different regulations या different guidelines जो उन्होंने तय किया कि एग्जाम्स को इस तरह से कराइए, इंटरनल मार्क्स को लेके हम लोग एग्जाम्स का रिजल्ट श्योर करें या ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराएं। तो और जो ट्रिमेंडस प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, या जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से हो या टीचर्स के तरफ से हो, कि ये जो बच्चे जिनके ऊपर जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो एग्जाम, उनका जो मार्किंग हम लोग कर रहे हैं, वो कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो ट्रांसपेरेंट है या ऑथेंटिक है। और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये भी प्रेशर था कि बच्चों को पास कराना है, क्योंकि ये देखा गया कि हम लोग इस सिचुएशन में से गुजर रहे थे कि हम लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर बच्चे इतने लेट से तो एग्जाम हो रहा है, और अगर बच्चे इसमें जो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बच्चे एक्चुअली अगर फेल होने की कंडीशन में हैं और वो अगर फेल हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर का क्या होगा। तो टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन द स्टेप्स। जो भी गाइडलाइंस आया, CBSE का गाइडलाइंस हो या UGC का गाइडलाइंस हो, उसमें ये कोशिश हुआ कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं हमें एक झलक देता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल या पेपर इस पर पब्लिश हुए हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि द मार्क्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड। तो ये सब इश्यूज है जिसके ऊपर हम लोग बार बार ये सुनते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि कभी भी ट्रांसफर जब होता है, जब हम लोग जो नॉर्मल जो मेथड था टीचिंग लर्निंग का या इवैल्यूएशन का, उससे हम जब टेक्नोलॉजी के तरफ आते हैं तो ये सब इशू तो उठना ही था। इट इज नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट इन टीचिंग लर्निंग आल्सो, उसमें भी है। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा उसमें क्या क्या इशू आया, और गौरव सर ने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया। लेकिन एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में भी बहुत सारे ऐसे इशू आए जिसको देख के हमें लगा कि इसको ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड या टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको कराया जा सकता है, और उसमें इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती है। तो ये जो है, ये सब कहीं ना कहीं हमें इन बातों पर सोचने को मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ बिफोर गोइंग फॉर दिस assessment practices using this during pandemic and afterwards क्या हो सकता है, मैं कुछ इश्यूज को जस्ट एक पॉइंट के रूप में लूंगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज आए स्कूल एजुकेशन में ड्यूरिंग द एरा ऑफ पैंडेमिक, और कमिंग टाइम में भी ये सब हो सकता है कि, क्योंकि अभी तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग फुल फ्लेज वे में उसी तरह के सेटअप में हम लोग अब स्टार्ट कर दें। दिस इज दी पोस्ट कोविड एरा, इसमें लाइफ स्टाइल कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ अभी क्या क्या इश्यूज है स्कूल एजुकेशन में, एंड आई विल रिलेट इट टू दी एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट आल्सो। तो एक इशू है कि स्कूल करिकुलम को कैसे हम लोग कंप्लीट कराएं, और आपने देखा है कि CBSE ने बहुत बार टाइम से इस तरह के गाइडलाइंस लेके आए जिसमें उन्होंने स्कूल सिलेबस को रिड्यूस किया, और फिर उसी तरह से
ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल के सिलेबस को रिड्यूस किया, और ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये बात स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, क्योंकि अभी तक, बिकॉज नाउ द बोर्ड एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस हो गया है, मई में होगा, जून में होगा, इस तरह से बात है, बट स्टिल एट द वेरी रिमोट लेवल बच्चों को अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हमको क्या सिलेबस है, किस तक कितना सिलेबस जो है जो उनका एग्जाम में आएगा। सो द स्कूल करिकुलम क्या जो बार बार इसको रिड्यूस किया गया, वर्कलोड कम किया गया, तो वो कहाँ तक है उसको बच्चे तक पहुंचाया जाए, उनको क्लियर कराया जाए और उसको अच्छे तरह से कंप्लीट कराया जाए, वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसी तरह से जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ब्लेंडेड मोड में क्लासेस ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उसमें वो ट्रांसपेरेंसी या वो भिगरनेस ये सारी चीज नहीं है। तो उसमें भी ये चैलेंज है कि हम वो ट्रांसपेरेंसी रख सके, वो उसमें भी बच्चों तक उतना ही पहुंचे जितना कि रेगुलर मोड में, या उससे और अच्छा बेहतर पहुंचा सके तो और अच्छी बात है, उसको भी सुनिश्चित करना। प्रैक्टिकल्स कैसे कराए जाए, प्रैक्टिकल्स के बारे में भी हम लोग, गौरव सर ने बात किया कि वर्चुअल लैब्स के थ्रू हम करा सकते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स, ये भी एक इशू है। जिन बच्चों को हम लोगों ने बहुत फर्स्ट जनरेशन के लर्नर बहुत बार काउंसलिंग करके, बहुत बार उनको मोटिवेट, पेरेंट्स को मोटिवेट करके हम लोगों ने उनको स्कूल में लेके आए हैं, लेकिन जब ये पैंडेमिक एरिया जहां वो स्कूल से दूर रहे, फेस टू फेस नहीं आ सके, तो उनको कैसे स्कूल में वापस लाया जाए, जो कि ये अभी कमिंग जनरेशन, कमिंग फ्यूचर में होने वाला है कि बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होंगे, और उनको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे स्कूल में लेके आया जाए, उन बच्चों का एग्जामिनेशन का करिकुलम और सिलेबस और पैटर्न क्या हो, बिकॉज यू वांट टू कॉम्पनसेट, हम उनको कॉम्पनसेट करना है, क्योंकि सभी बच्चे मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं, सारी सुविधा उनको मिली हुई है, तो वो बच्चे जब वो स्कूल में वापस आए और वो ड्रॉप आउट नहीं हो, तो उनका करिकुलम क्या होगा, उनका सिलेबस क्या होगा, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगा, उनका असेसमेंट कैसे होगा। और देन इनोवेटिव पेडागोजी, जो हम लोग नए नए पेडागोजी से आजकल पढ़ा रहे हैं, वो भी टीचर्स को समझ में आना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कैसे डिफरेंट वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, कैसे OERs यूज कर सकते हैं, ई पाठशाला के रिसोर्सेस हैं, दीक्षा पे बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, तो इनको कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बार स्कूल में ये बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें तो अभी तक बुक नहीं मिला, वी आर नॉट means we have not got the books because they are supposed to be in the government school, they are supposed to be provided free of cost, लेकिन ऐसा उनको बताने का कोई नहीं है कि ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उनके जो इतना दिन का जो लॉस हो रहा है, कितने दिन वो वेट कर रहे हैं बुक का, प्रिंटेड बुक का, वो ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बताना चाहिए। और जो बात है कि जो हम लोग ब्लेंडेड मोड में पढ़ा रहे हैं, उसमें जो इंटरनेट की स्पीड की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो समस्याएं हैं, जो कि हर बच्चा अलग अलग होता है, उसको कैसे समझा जाए और उनके लिए क्या व्यवस्था हो। So these are some issues related to school. And what about the examinations related to schools? तो हमने देखा बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, किस तरह से बोर्ड एग्जाम सबको कराया गया और किस तरह से आगे कराने का सोचा जा रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा व्हाट यू से वर्किंग टाइम दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम से लेके लास्ट एग्जाम तक, या उससे कहीं पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, मई से स्टार्ट करके अप टू द लास्ट जून, जब लास्ट प्रैक्टिकल लास्ट थ्योरी एग्जाम है, उस समय तक आपको बताया गया है कि यू कैन टेक द एग्जाम्स। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि यू कैन डू इन एडवांस भी कर सकते हैं। जो भी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके द्वारा आप उसको मेंटेन करते हुए उनका प्रैक्टिकल्स कराइए। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है, किस तरह से एग्जाम्स को स्मूथली कराया जाए जिसमें कि सवाल ना उठे, जो कि मैं बता रहा था आपको। वर्चुअल मोड में कैसे कराया जाए, आई विल टॉक अबाउट दैट वन। और उनकी इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग, स्कोरिंग कैसे हो, क्योंकि अभी हम लोग स्केल डाउन भी कर दिए हैं करिकुलम को, तो उसको किस तरह से उसका मार्किंग को किस तरह से एडजस्ट किया गया है, वो भी समझना प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, और बाद में उसको स्टूडेंट्स को भी समझाना, वो भी जरूरी है।
मेल प्रैक्टिसेस रिलेटेड इश्यूज जो जो हैं वो आपको देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर में। हम लोग ये सब दावा करते हैं कि वहाँ इस तरह की इंसिडेंसेस हो सकती है, बट इट इज ओनली, दिस इज ओनली व्हाट यू से एटीट्यूड इशू। ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी का यूज करके वी कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट। इट इज वेरी इनफैक्ट मोर ट्रांसपेरेंट देन द रेगुलर मोड। रेगुलर मोड से ज्यादा ट्रांसपेरेंट उसको कर सकते हैं हम लोग। और भी एक जो कमिंग समय में जो होने का बात कहा जा रहा है कि जो हमारा असेसमेंट हो वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेटिव हो, अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करें। एंड वी विल टॉक अबाउट किस तरह से किया जा सकता है, दैट वी विल टॉक लाइक गूगल क्लासरूम एंड गूगल फॉर्म्स, ये सब के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज है उसमें हम लोगों ने गौरव सर भी बात किया। ये आपका इंटर्नशिप कैसे कराया जाए, पीएचडी का जो फील्ड वर्क है वो सब कैसे हो, एमफिल से रिलेटेड यूजीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे कंप्लीट हो, फिर जो रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर है उसमें किस तरह से एडजस्ट किया जाए, और फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं उनका किस तरह से एग्जाम्स, और ये इश्यूज थे ये अभी धीरे धीरे रिजॉल्व हो गए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हर एक कोर्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज ऑनलाइन अवेलेबल एट हायर लेवल के लिए आप यूजीसी के वेबसाइट पे देख सकते हैं, बट हर एक कोर्स के लिए क्या है, अवेलेबल है कि नहीं। यूजीसी हैज टॉक्ड अबाउट कि 25% now it has proposed 25% of the courses should be completed online। तो ये क्या उसके लिए रिसोर्सेस है कि नहीं, उसके लिए मॉड्यूल्स है कि नहीं, उसके लिए मटेरियल है कि नहीं ऑनलाइन, वो देखना है। एडेप्टेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो भी मेथड से हम लोग पढ़ाना सोच रहे हैं, सिखाना सीख रहे हैं, वो क्या सुटेबल होगा कि नहीं हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पेपर हैं जिनको आपको प्रैक्टिकली सामने ही बैठ के सिखाया जा सकता है, तो उसको कैसे कराया जाए, वो उसमें भी टेक्नोलॉजी का कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये इश्यूज हैं। और हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में एक इवैल्यूएशन से लेके क्या क्या इश्यूज है, इवैल्यूएशन पैटर्न और मैकेनिज्म क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा। यूजीसी ने बोला कि आप टाइम ड्यूरेशन को आप ये कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसका जस्टिफिकेशन कैसे निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि टाइम हमारा कम कैसे गया, 3 आवर्स से 2 आवर्स कर दिया गया। सो हाउ यू कैन प्रोवाइड और टेक द स्टेप्स जिससे कि जो भी यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उनका सिलेबस भी उस तरह से कट डाउन किया जाए, और जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी 2 आवर्स के लिए जस्टिफाइड हो। अच्छा, ये एक इशू। दूसरा इशू है कि अगर हम लोग ऑफलाइन करने का सोच रहे हैं तो जो रिमोट एरिया में बच्चे, स्कूल के लिए सही है कि अगल बगल में बच्चे रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सेटअप में, हायर एजुकेशन सेटअप में, हाउ यू कैन थिंक अबाउट हैविंग ऑफलाइन एग्जामिनेशंस व्हेन द स्टूडेंट्स आर लोकेटेड एट रिमोट एरियाज। आप दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पढ़ रहा है जो कि आपका हो सकता है वेस्ट बंगाल से हो, तो वो कैसे जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो यार सो मेनी अभी भी बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि अगर आप हम लोग वहां जाते हैं तो आपको इतने दिन क्वारंटाइन रहना है, या ये सेफ्टी नॉर्म्स है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, तो वो उसको पास करके ऑफलाइन सेंटर तक कैसे पहुंचेगा वो। और फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, सबको पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द इश्यूज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटीज आर अराइजिंग, कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया। और सीबीसीएस जो बोला गया, यूजीसी का जो सीबीसीएस का नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग एग्जामिनेशन या क्लासेस लें और एग्जामिनेशन भी कराएं, क्रेडिट्स को उसको बरकरार रखें, चॉइसेस को बरकरार रखें, और उस तरह से एग्जामिनेशन हो सके उसके बारे में हम लोग सोचें। नाउ आई विल कम टुवर्ड्स, एक हमने स्लाइड आपको बताया था जिसमें हमने ये बात कहा था कि किस तरह से ऑनलाइन मोड में जाने से इतनी शंकाएं हैं, या टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्जाम करने से इतनी शंकाएं हैं कि बच्चे जो हैं वो, या एग्जाम्स का इंटीग्रिटी नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, बट द अदर एस्पेक्ट इज आल्सो देयर। और ये आप देख सकते हैं, तो आप जो स्लाइड आप अगर पढ़ सकें तो वहां देख सकते हैं, स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज चीटेड इन एग्जाम्स। और ये कोई ऑफिस या कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जान नहीं रहा है, बट
डॉक्टर एलिस सेड, इन्होंने बताया कि आवर रिसर्च शो दैट it is still the place where most contact cheating is happening. In some ways, moving them online is giving us better access to information about their behavior than we would have otherwise. बोला ये जा रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे आज ऑनलाइन मोड आने के बाद ही बच्चे चीट करना स्टार्ट किए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन जब हम इनफैक्ट ऑनलाइन मोड में आने पे इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को, या स्टूडेंट्स किस तरह से एग्जाम को ले रहा है उसको और बेहतर ढंग से मॉनिटर कर सके। ये टेक्नोलॉजी में पॉसिबिलिटी है कि हम ये देख सके कि बच्चे एक्चुअली में जानते हुए क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर, नॉलेज है उनके अंदर, वो खुद से कर रहे हैं, या दे आर यूजिंग अनफेयर मीन्स। द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि हम ये सोच लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके तो ये गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन। ये दूसरे पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट ड्रिवन बाय कोरोना वायरस पैंडेमिक विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ चीटिंग एंड प्लेजरिज्म अमंग स्टूडेंट्स। प्लेजरिज्म के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, जो भी आप ऑडियंस से आपको मालूम है, आप सोच सकते हैं, यू कैन रिलेट इट टू दैट वन। जब पहले जब ऑनलाइन और ये टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, उस समय जब एमएड का वर्क, मास्टर्स का डिग्री का वर्क या पीएचडी डिग्री का वर्क जो होता था, उसमें प्लेजरिज्म ज्यादा था ना आज के डेट में। एंड हु इज द मेन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड जिससे कि प्लेजरिज्म जो है वो रिड्यूस हुआ है? एंड वी ऑल नो इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि प्लेजरिज्म को चेक करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इतने ज्यादा आ चुके हैं कि आज हम लोग, हमारे अंदर वो इथिकल सेंस भी डेवलप हो रहा है कि व्हेनेवर यू कंडक्ट रिसर्च, व्हाटएवर यू राइट इट बाय योर ओन, अपने से लिखें, अपना खुद का रिसर्च लिखें। इसी तरह से एग्जामिनेशंस में भी हो सकता है कि जो ऑनलाइन शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, there is possibility कि students whoever will appear in the examinations they will write by their own। उसमें उसकी एकेडमिक इंटीग्रिटी रहेगी और इसकी ये कैपेसिटी है कि वो सुनिश्चित कर सके कि बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन को अपने से लिख रहे हैं, कोई मेल प्रैक्टिस, कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं कर रहे हैं। सो जो ये हमारे अंदर शंका है कि ऑनलाइन या दूसरे मोड में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, you can see so many international companies, international firms, multinational companies हो जाए या universities, international university, वो भी जब सिलेक्शन करते हैं, they are conducting everything online only। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि हम ऑनलाइन मोड में जाएं और जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं हो? सो द पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हम लोग ऑनलाइन मोड में जाके चीजों को अच्छे से करा सकते हैं। Now, one of the technology or one of the technique which I will be talking about, जिसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं, that is called remote proctoring। remote proctoring जो है वो कहीं ना कहीं एक सेवियर है। ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। इट इज वन ऑफ द फ्यूचर ऑफ व्हाट यू से कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। जहां हम लोग एग्जामिनेशन या असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, हमारे फ्यूचर कमिंग टाइम में ये रिमोट प्रॉक्टरिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो रिमोट प्रॉक्टरिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन यू कैन थिंक अबाउट स्कूल्स में अभी नहीं गया क्योंकि सीबीएसई और या कुछ बोर्ड्स जो हैं वो अभी भी सारे चीज को मैनेज करते हैं। मे बी at the school level, means at the other classes 7, 8, 9 they can go for remote proctoring, जिसमें schools का अपना डिसीजन होता है कि उनको एग्जाम कैसे कराना है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी नहीं किया जा रहा है। तो ये रिमोट प्रॉक्टरिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन में रह सकते हैं। और ये देखा गया कि आज कोविड-19 के टाइम में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 50 to 60% जंप हुआ है इनको अवेल करने के डिमांड में।
लेकिन हाँ कुछ शंकाएं हैं कि जब इसमें हम लोग जो भी इसको यूज कर रहे हैं उसको फुल प्रूफ हो, और इसके साथ साथ एक और शंका है कि बच्चे या जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इसको अपेयर करेंगे, उनकी प्राइवेसी इश्यूज के बारे में भी हम सोचते हैं। बट इट इज जस्ट अगेन वन एटीट्यूडनल इशू। ये फिर एक एटीट्यूडनल इशू है कि हम लोग इसके बारे में सोचे कि ये तो हमारी प्राइवेसी को इंटरवीन कर रहा है। बट वंस यू आर गिविंग एग्जामिनेशन वेर it is an open platform only, you have to show your talent openly to everyone, वहाँ प्राइवेसी की कोई बात नहीं है। हाँ, जब आप ट्रेडिशनल मोड में एग्जामिनेशन देते थे तो देयर द इन्विजिलेटर वाज देयर हु वाज सीइंग योर प्राइवेसी, और यू आर डूइंग इट विथ ऑल द फेयर मींस और नॉट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज क्वाइट ओपन, एनीवन कैन सी इफ यू आर conducting appearing the examination with all the what you say sanctity and integrity, वो देखा जा सकता है। सो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इट शुड बी ओपन ओनली। सो ये भी एक एटीट्यूडनल इशू है, बट स्टिल वी आर थिंकिंग अबाउट कि इसको यूज कितना करना है और किस प्लेटफॉर्म का यूज करना है। सो व्हाट इज दिस proctoring? You can see one definition I have taken from Wikipedia only. तो एग्जाम प्रॉक्टरिंग जो होता है वो सेम एज इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेशन के जैसा है, जिसमें कि इन्विजिलेटर जो है आपका देखता है कि आप एग्जामिनेशन ठीक से दे रहे हैं कि नहीं, वो सुनिश्चित करता है। वो दैट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम, उससे है। और जो जिस प्रॉक्टरिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज ई प्रॉक्टरिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, या रिमोट लोकेशन पे आप एग्जाम रह के एग्जाम दे रहे हैं, तो रिमोट प्रॉक्टरिंग ही हो सकता है। जो इन्विजिलेटर है वो सबके घर जाके नहीं देखने जाएगा कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो जो रिमोट प्रॉक्टरिंग जो है वो ये कहता है कि आप एक रिमोट एरिया पे भी रह के, दैट मींस इफ you are from particular university and you have been assigned the task of being a proctor, आप एक proctor बने, तो आप ये सुनिश्चित करें कि सारे जगहों पे जहां जहां स्टूडेंट बैठे हैं, they are appearing the examination with all fair means and sanctity, और अच्छे से honesty से एग्जाम दे रहे हैं। और इसमें मदद कौन करेगा? ये रिमोट प्रॉक्टरिंग जो एप्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मैं ऑलरेडी बताया कि इसमें आपका एक हमेशा जो एग्जामिनी जो बैठा है एग्जाम देने के लिए, उसके दिमाग में चलता है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं कोई देख रहा है, तो कोई देख रहा है, दैट इज हो सकता है कि अभी नया नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय इस तरह की सोच है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इससे यूज टू हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर जब स्टार्टिंग में जब हम लोग पहली बार एग्जाम देने जाते होंगे स्कूल के बच्चे, तो उनको डर लगता होगा ये कौन एक आ गया इन्विजिलेशन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमको आदत पड़ जाता है तो हमें महसूस ही नहीं होता है। वी आर सो मच इंटरेस्टेड और कीन टू डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। हम लोग एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हु इज ऑब्जर्विंग अस, कौन हमको देख रहा है। तो ये जो प्रॉक्टरिंग है वो इसी तरह की टेक्निक है जहां पे कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, दैट मींस इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप, इफ यू आर यूजिंग मोबाइल्स टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये जो रिमोट प्रॉक्टरिंग जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन जो है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सम्मिलित होता है, जो कि ये मॉनिटर करता है आपका बिहेवियरल पैटर्न। आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय आपकी क्या क्या बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, उस समय एक वेब पेज आप खोल रहे हैं, तो इट इज वन ऑफ द नेगेटिव इनपुट। एक नेगेटिव इनपुट है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, उस समय एक और वेबसाइट का पेज खुले हुए हैं, या आपने कुछ समय तक यू आर इनएक्टिव है, या आप कुछ दूसरे जो भी नोटेरियस बिहेवियर कर रहे हैं, वो सारे चीजों को मार्क करता है एंड इट फ्लैग्स टू द प्रॉक्टर। प्रॉक्टर को बताता भी है this is happening in this particular center or this particular with this particular candidate। और इसमें फेस रिकॉग्निशन भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उसकी फेस को रिकॉग्नाइज, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स आर देयर, जो कि आपकी आईडी जो कि आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, उस आईडी के साथ मिला के देखता है कि आपकी आइडेंटिटी मैच करती है कि नहीं। देन यू आर अलाउड टू लॉग इन, आप लॉग इन कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन, यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन। सो ये एआई असिस्टेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी हेल्प करता है, सो दैट द प्रॉक्टर विल नो दैट द इंडिविजुअल हु इज
गिविंग द एग्जामिनेशन ही इज अपियरिंग विथ ऑल गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और विदाउट एनी अनफेयर मीन्स ही इज अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और डिफरेंट टाइप के प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसमें लाइव प्रॉक्टरिंग भी है, जैसे मीन्स जब आप एग्जाम दे रहे हैं उसका लाइव वो ब्रॉडकास्ट या लाइव वो देख सकता है अपने सेंटर पे। उसको अगर जो भी कंट्रोल्स रूम अगर उसको दिया जाए, वहां पे वो बैठ के देख सकता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके डेस्कटॉप पे क्या क्या हो रहा है, मोबाइल के स्क्रीन पे क्या क्या हो रहा है। ही कैन मॉनिटर, लाइव हो सकता है। इमेजेस को बीच बीच में डिफरेंट टाइप के थोड़े थोड़े डिफरेंस है, जो भी सस्पिशियस इमेजेस है या जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो जो एक्टिविटी हो रहा है वो इमेजेस को वो सप्लाई करता है प्रॉक्टर को। रिकॉर्डेड में आप पूरी तरह से जो भी एग्जाम हुआ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर आपको लगता है कि वो शंका है तो यू कैन सी दोज रिकॉर्डिंग, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं एंड यू कैन मेक इट श्योर दैट there is no unfair means used. And auto proctoring generally we don't go for different options. आप different options के बारे में नहीं सोचते हैं। ये auto proctoring जो है मोस्ट एडवांस्ड proctoring टेक्निक है, जिसमें कि वो आप डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स को वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सुनिश्चित करता है कि आपका proctoring कैसे हो, किस तरह से किया जाए। So it uses different techniques like this what I was saying। आपका कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करता है, ब्लॉक भी किया जाता है। हाँ, एनीवन वांट टू से समथिंग? यस। सो ये आपका प्रॉक्टरिंग के बारे में मैं कुछ बता रहा था। नाउ I will come towards what are the different practices which can be used during the coming time or during this time। अभी के समय में या कमिंग टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर असेसिंग द स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए। सो डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। I think I have been given time up to 1 but I will take 5 minutes more, maybe 5 मिनट और हम लें। सो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिसके द्वारा बच्चे का असेसमेंट कराया जा सकता है। काहोot जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा हम डिफरेंट क्विजेस प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको भी बच्चों से हम देख सकते हैं कि बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। गौरव सर वाज गिविंग एग्जांपल अबाउट गूगल क्लासरूम, इसके बारे में बता रहे थे। उससे सिमिलर एडमोडो है। एडमोडो इज क्वाइट ओल्डर वन, एडमोडो पहले आया था। इट इज क्वाइट सिमिलर, जो एडमोडो जिस तरह गूगल क्लासरूम जिस तरह से काम करता है, द सेम वे एडमोडो आल्सो वर्क्स। और गूगल क्लासरूम का ये सिर्फ काम नहीं है, जैसा कि सभी बता रहे थे, कि आप सिर्फ अपने लर्निंग मटेरियल को एक कम्युनिटी बनाइए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का, सिर्फ लर्निंग मटेरियल शेयर कीजिए। यू कैन ऑलवेज गिव देम असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स, कोलैबोरेटिव टास्क, ये सारा कुछ उनको दे सकते हैं और उनका असेसमेंट भी कर सकते हैं। You can what you say attach Google Forms in this Google Classroom assignments। Google Forms को आप अटैच कर सकते हैं और लेटर ऑन उसको आप ग्रेड कर सकते हैं, उनका ग्रेडिंग भी किया जा सकता है। तो Google Classroom को बहुत ही इफेक्टिव वे में, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत इजी है, टीचर्स को समझना आसान है, बहुत आसानी से वो जीमेल पे सब लोग हैं लगभग। तो Google Classroom में आप बनाइए और उसके अंदर आप असाइनमेंट्स बच्चे को करा सकते हैं। एंड यू कैन what you can show them, give them different assignments, you can give different creative what you say creative task also। अगर टाइम रहता तो मैं आपको दिखाता कैसे गूगल क्लासरूम में किस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को, अभी हाल में क्रिएटिविटी पढ़ा रहा था, तो आई हैव गिवन अराउंड 10 डिफरेंट एक्टिविटीज, 10 डिफरेंट एक्टिविटीज to so they can complete taking their own time, because creativity involves taking your own time। अपना टाइम लेके वो 10 डिफरेंट एक्टिविटीज को मैंने करने दिया एंड they are able to submit it ऑनलाइन। आप ऑनलाइन वो सबमिट कर सकते हैं ऑन यूजिंग डिफरेंट वेज। कॉपी, कलम, पेन, पेंसिल में तो ये लिमिटेशन है कि कॉपी में लिख के दीजिए, प्रिंट पेज में प्रिंट करके दीजिए, बट हियर आई आस्क देम यू कैन submit video, you can submit on audio clip, you can submit drawings, text file,
तो वो आपके अंदर है कि आप उसको किस तरह से कराना चाहते हैं और कितने इनोवेटिव आप हैं। देन कंस्ट्रक्ट मॉडल्स और डिवाइसेस रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट मैप उनसे बनवा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो इसके लिए हेल्प करता है। माइंड मैप है, ठीक है, सी मैप है, जिसको यूज करके हम उनसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैप बनवा सकते हैं और उसका भी इवैल्यूएशन में यूज किया जा सकता है। और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जो कि ये आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ दिस, सब तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम दिस एक्सरसाइजेस आई हैव टेकन फ्रॉम दिस वन एकेडमिक कैलेंडर ऑफ प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के जो एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर असेसमेंट प्लान, उससे मैंने लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस उनसे कराया जा सकता है। स्लोगन राइटिंग है, कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेज यूज कीजिए, सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन बच्चे से करवाइए। वो एक अच्छा एक्सरसाइज है जिसके द्वारा भी हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। दिस इज इन द कमिंग टाइम, इट इज द डिमांड एंड टीच और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। बहुत बार ये पेरेंट्स वाला पॉइंट मैं यहाँ उठाऊंगा कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें तो प्रॉक्टरिंग और ये सारा कुछ तो है, मैंने टेक्निक बताया, बट पेरेंट्स कैन बी ऑफ मच हेल्प। पेरेंट को आप अगर कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि यू आल्सो ट्राई टू वर्क एज ए इन्विजिलेटर, एज ए सुपरवाइजर, सो दैट द एग्जामिनेशन कैन बी स्मूथली कंडक्टेड, उनको मोटिवेट कीजिए, उनका काउंसलिंग कीजिए, सो दे कैन बी ऑफ मच हेल्प। So parents can also, and they can be what you say responsible for their students their words learning, उनके words के learning के लिए भी responsible वो खुद महसूस करेंगे और वो पता भी रहेगा कि क्या चल रहा है। So that can be done in the coming time. Higher education में भी बात किया जा रहा है कि go for, because I am seeing the time, 1-2 more slides are there. Alternative modes पे आप एग्जामिनेशन कराइए। Go for open book examination, open web examination. You can also assess them giving them open-ended questions. और टाइम रिडक्शन वाला बात तो है ही, डिफरेंट शिफ्ट्स का भी बात कहा जा रहा है कि यू कैन कंडक्ट नॉट इन ए व्हाट यू से स्ट्रेच मैनर, बट इन डिफरेंट शिफ्ट्स यू कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन, यूज अल्टरनेटिव वेज, एमसीक्यूज, ओपन बुक, ओपन चॉइसेस, ये डिफरेंट वेज में हम एग्जामिनेशन करा सकते हैं। टू मोर स्लाइड्स आर देयर। और उसी तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क कराइए, प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा से ज्यादा दीजिए। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट has been what you say suggested also by UGC, and I think for the school level in the CBSE also they have suggested that one. More and more formative evaluation practices, synchronous and asynchronous. So when you are taking online classes, जब आप online classes ले रहे हैं, then you can always go for formative assessment. How the students are responding in the classroom, how they are interacting in the classroom. So that synchronous mode, and then you can also send them some email giving some questions so that they can give you reply using email or text. तो ये synchronous asynchronous modes में भी आप formative evaluation करा सकते हैं। सेल्फ पीयर इवैल्यूएशन मैंने स्कूल एजुकेशन में भी बात किया था। हियर आल्सो यू कैन गो फॉर, दे कैन इफेक्टिवली डू सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज आल्सो देयर, पोर्टफोलियो असेसमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर, महारा इज देयर, आर कैंपस इज देयर, जहां पे हम जाके पोर्टफोलियो बना के बच्चे को बोला जाए कि क्रिएट योर पोर्टफोलियो, व्हाट आर योर अचीवमेंट थ्रू आउट दिस सेशन, थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, थ्रू आउट दिस ईयर, और उसको आप वहां अपलोड कीजिए। उसको भी एक रूब्रिक के द्वारा हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। मूडल इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक। मूडल जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस है, गिविंग देम टास्क, असाइनमेंट, एंड इवन यू कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन वेरी स्मूथली। आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बैंक वहां पे बना लीजिए पहले, एंड देन यू कैन गो फॉर creating different question paper and easily distributing it to the students को आराम से distribute कर सकते हैं क्योंकि online mode पे है, and even each and every student can get different question paper
Moodle के द्वारा आप डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, सब हर एक स्टूडेंट का अलग क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी इजीली एसेस आल्सो। ऑनलाइन असेसमेंट भी उसका हो सकता है। आपको जरूरत नहीं है एग्जामिनर का कि वो उनको बुलाइए, अलग अलग क्वेश्चन पेपर। सोचिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर को इवेलुएट करने के लिए कितने एग्जामिनर को आप बुलाइएगा, और वो कितना विलिंग होगा कि उस एग्जाम पेपर को इवेलुएट करे। सो ऑनलाइन इट कैन बी डन। आप ऑलरेडी उस क्वेश्चंस के लिए क्या उसके आंसर की बनाए हुए हैं, उसका इट इज नॉट ओनली फॉर एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव वाले के लिए भी आप उनका आंसर की बना दीजिए, और इट कैन बी व्हाट यू से मार्क्ड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा वो मार्क्स हो जाएगा, और आपको आराम से विद इन वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम यू कैन गेट दी जनरेट द रिजल्ट। पीएचडी, एमफिल, वाइवा, ये सब तो हमको बोला ही गया है यूजीसी के द्वारा कि आप ऑनलाइन करा सकते हैं, एंड ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन, ये हो रहा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी कराया है। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसको यूज किया जा सकता है। और कुछ जो दिस इज माय लास्ट स्लाइड। सो क्या और आगे हम लोग क्या सोच सकते हैं इवैल्यूएशन के बारे में, किन किन चीजों को ध्यान देना जरूरी है, या कमिंग अप टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो पहला है कि आप जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, या अभी जो हमारा जो डिमांड है कि टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मोड का यूज करके आप कराइए एग्जामिनेशन, तो बच्चे का सोशो इमोशनल नीड को ध्यान में रखिए, और उसके आधार पे ही उसका इवैल्यूएशन करिए। वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो उसका किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो सारी चीज को उसको क्या क्या रिसोर्सेस मिले हुए हैं, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। और इट इज ए पॉसिबिलिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट, अगर क्योंकि नाउ वी आर सीइंग दैट हाउ मच द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल, अभी भी बच्चों को घर पे ही पढ़ना है, इवन इन हायर एजुकेशन आल्सो इट इज नॉट फुल फ्लेज्ड ओपन, स्टिल सम गाइडलाइंस आर देयर। तो जब बच्चे घर में रह रहे हैं तो उनके इवैल्यूएशन में ये सारे डायमेंशंस भी ऐड होने की बात है कि वो घर में क्या क्या करते हैं, उनकी बिहेवियर पैटर्न क्या है, हाउ दे आर एंगेज्ड एट होम, लेजर टाइम में क्या करते हैं, उनको भी उनका इवैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट कराइए। ये नहीं कि उनके 5 क्वेश्चन या 5 सब्जेक्ट में क्या वो लेके आ रहे हैं, बट व्हाट इज देयर बिहेवियर एट होम, हाउ दे आर यूजिंग देयर टाइम। अभी देखा गया बहुत सारे पेरेंट्स का ये बोलना है कि बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब घर में तो क्या हो गया पता नहीं, बेकार हो गया, दिन भर क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, उनका टाइम टेबल ही गड़बड़ हो गया। सो ये एंगेजमेंट एट होम कैन बी आल्सो टेकन अप एज ए पैरामीटर टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट। उसके साथ मैं ऑलरेडी बताया कि रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, इन्वायरमेंट कैसा अवेलेबल है, सबके घर एक जैसे नहीं है, बहुत सारे फैमिली बहुत डिस्टर्ब कंडीशन में रहते हैं, एक रूम का घर है, तो उनके घर में क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं उसके बारे में भी सोच के उसके इवैल्यूएशन के बारे में सोचा जाए, उसके असेसमेंट के बारे में सोचा जाए। अगर हम लोग रिड्यूस करने की सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस हम लोग रिड्यूस कर दें, तो उसके बाद भी जो उनके साथ जो एक 5 क्लास का बच्चा को हम तो 2 क्लास का चीज पढ़ा के पास नहीं कर सकते, उसके बाद भी कम करने के बाद भी किस तरह से वो जस्टिफाइड करिकुलम दें उनको, कि वो हम बोल सकें कि 5 क्लास में जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स है, वो उन्होंने अचीव किया, उसके बारे में भी सोचना है। और वो अभी बहुत सारा काम इसके ऊपर चल रहा है और बहुत सारा काम हुआ भी है। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ मोर एंड मोर थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। ये कमिंग समय में ये सारे थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ईआरपी आर इन टू मच ऑफ डिस्कशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जो है ये पहले इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट फॉर्म्स में ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब इसकी बात हो रही है कि इट शुड बी यूज्ड इन दी एजुकेशन सेक्टर आल्सो, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करना है। दैट मीन्स पहले फेस टू फेस बच्चे क्लास में आ गए, आप उनका एडमिशन ले लेते थे, आप उनसे फीस पे कर लेते थे, आप उनसे उनका रिजल्ट सारा चीज मैनेज हो जाता था मैन टू मैन। बट दिस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स कैन बी used for taking care of this all sort of activities, उनका एडमिशन, उनका क्लासेस, उनका इसके बारे में। LMS आर आल्सो
इन द फ्यूचर इट विल बी टू मच ऑफ यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। और उसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट में ऑलरेडी बताया, ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। अपने जगह पे कुछ काम करके वो सबमिट करें, क्या किस तरह से उनके पास के फैक्ट्री में, पास के स्कूल में, पास के जो भी नजदीकी उनका जगह हो, वहां से वो एक्टिविटी को सबमिट करें उनके द्वारा। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेस डिलीवरी का भी संभावना इन द फ्यूचर में है, बिकॉज दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और संभावनाएं देता है। ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ लर्नर कैन ज्वाइन देयर, तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज की संभावना है। और इस तरह से किस तरह से हम लोग क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ क्रेडिट ऑनलाइन मोड में, कुछ ऑफलाइन मोड में, ये भी आगे की संभावना है। बोला जा सकता है नहीं हम लोग सिलेबस रिड्यूस नहीं करेंगे, यू कैन डू 50% ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन एंड 50% यू कैन कम टू द कैंपस एंड कंप्लीट। और ऑलरेडी बताया कि आप whenever you are going for evaluation, think about the connectivity issues at home, different scenarios at home, ठीक है, किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में सोचिए। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रेंस, हर इंक्लूसिवनेस भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिवनेस। हर कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन जो हैं उनका इवैल्यूएशन भी सही ढंग से हो पाए, उसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, सो कॉल नॉर्मल स्टूडेंट जो हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब नॉर्मल भी कुछ होते हैं, वी आर नॉट सेइंग, बट सो कॉल नॉर्मल स्टूडेंट जो हैं उनके बारे में तो हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जो भी स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रेन हैं, जो कि डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन है, उनके इवैल्यूएशन के बारे में भी हमारी टेक्नोलॉजी और इसको विकास करने की जरूरत है। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। लास्टली, दिस इज माय लास्ट सेइंग बिफोर माय कंक्लूजन। एक सेइंग है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एजुकेशनिस्ट मेडिसिन सारद के द्वारा दिया गया था when he was giving one online examination, या रिमोट एग्जामिनेशन, जिसमें कि आप फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं है, टीचर प्रेजेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा ये कोटेशन लिखा है और उसको मैंने लिया है so that I can conclude this session. You can read this. Tomorrow I will give you 2 examinations, one in trigonometry and one in honesty. I hope you will pass them both. But if you must fail one, let it be trigonometry. For there are many good people in this world today who cannot pass an examination in trigonometry, but there are no good people in the world who cannot pass an examination in honesty. तो ये कोटेशन देने के बाद उन्होंने एग्जाम को दिया, एग्जाम के क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचाया। एंड ही सेड दैट आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, जो इस पेपर को मैं पूरा पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि he has got very fruitful result out of this examination. All the students in fact passed in the trigonometry also and in the test of honesty also. So it depends what is the attitude, हमारा attitude क्या है और हमने किस तरह के attitude स्टूडेंट्स में डेवलप किए हैं। So thank you. With this I conclude my session. I hope you have enjoyed the session. कुछ आप सीखे होंगे। Thank you. Thank you so much, Dr. Vikramjit Singh, for enriching us with different digital literacy methods, from Zoom to Google Class to Gmail to virtual labs and to remote